स्क्वीनेस एंड कुर्टोसिस। एंड अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दिस इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं देखा है तो यू कैन गो ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग लिंक से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो पहले आप वो 2 चैप्टर कंप्लीट करके आइए, उसके बाद ही आप लोगों को ये 3rd चैप्टर समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स गो फर्स्ट एंड just check the videos and see the videos and after that you will reach out this chapter। and ठीक है, आज की क्लास में very important chapter I would say this is a very important chapter of your whole syllabus। अगर इसकी बात करूँ या तो फिर ये या फिर आपको प्रोबेबिलिटी, बस आपने उसको प्रोबेबिलिटी को छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू गाइज। एंड आफ्टर ऑल इंडेक्स नंबर निफ्टी एंड सेंसेस वो चैप्टर आप लोगों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज इट इज ऑल ओवर द शेयर मार्केट। और जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्होंने भी शेयर मार्केट नहीं पढ़ा है वैसे, और जो नहीं है उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो मैं यही कहूंगी कि पहले हम अपने ये जो ट्रिकी चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा ओवरहेड कर लेते हैं। आफ्टर दैट बीइंग अ प्रोबेबिलिटी बहुत इजी तो मैं नहीं कहूंगी, हार्ड है, बट अगर आपने क्लास 12 तक मैथ से पढ़ा है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। और ये अगर हो जाएगा तो आपको कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर वगैरह ये सब छोटे मोटे चैप्टर बचेंगे, और ये चैप्टर्स जो है बहुत इजी है। और रिग्रेशन और कोरिलेशन तो अगर आपने ये पढ़ा है तभी आप उसको पढ़ सकते हो। तो मैं यही कहूंगी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 की, तो पहले आप उन्हें जाके देखिए। आफ्टर दैट यू हैव टू रीच आउट टू दैट। आफ्टर दैट हम लोग इसके बाद जो और चैप्टर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वीनेस के बारे में। देखिए स्क्वीनेस क्या बताता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। स्क्वीनेस किसी भी डेटा की असिमेट्री बताता है। अब असिमेट्री क्या होता है, देखिए 2 तरीके के आपके डेटा होते हैं, सिमेट्री डेटा है फिर असिमेट्री डेटा। सिमेट्री डेटा वो डेटा होते हैं जो आपको कोई कोरिलेशन नहीं रखते, जैसे कि उनके जो मीडियन है, मोड, आपने एवरेजेस जो पढ़े हैं ना, एवरेजेस, वही एवरेजेस आपको बताते हैं कि वो एवरेजेस ना इक्वल होंगे। यानी कि किसी भी डेटा का अगर मीन 10 है तो उसका मीडियन भी 10 होगा, मोड भी 10 ही होगा, वो होता है सिमेट्री डेटा। सिमेट्री यानी कि कोई चेंजेस नहीं होते हैं किसी भी डेटा के लेवल पे। यानी कि अगर हम मीडियन निकाल रहे हैं, उसका मिडिल पॉइंट निकाल रहे हैं, वो भी आपका 10 ही होगा। अगर आप उसका टोटल निकाल रहे हैं, यानी कि मीन निकाल रहे हैं, वो भी उसका 10 ही होगा। और आपने कितना उस चीज का कितना रिपीटेशन है मोड, यानी वो भी 10 ही होगा। तो सिमेट्री डेटा आपको इक्वालिटी बताता है कि कोई भी चेंजेस नहीं है किसी भी डेटा में, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री डेटा। और स्क्वीनेस 2 तरीके के डेटा कंटेन करता है, सिमेट्री और असिमेट्री डेटा। तो सिमेट्री तो अलग हो गया, और स्क्वीनेस बताता है, स्क्वीनेस आपको बताता है कि आपके जो असिमेट्री डेटा यानी कि जो जिसमें मीडियन, मोड और आपका मीडियन मान लो ये, और आपका मोड तो आपका एम से डिनोट होता है और आपका जेड होता है आपका मोड से डिनोट। तो ये जो तीनों है ये तीनों इक्वल नहीं होंगे, वो आपको बताता है असिमेट्री डेटा। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, सिमेट्री में आपको नहीं पढ़ना, सिमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है। और आपके इस चैप्टर में स्क्वीनेस में सिमेट्री हो गए काम भी नहीं है, क्योंकि हम सही डेटा को क्यों सही करेंगे। ऑब्वियसली अगर वो डेटा ऑलरेडी करेक्ट है तो हम उसको क्यों उस पर अपना ज्यादा दिमाग खर्च करेंगे। जो डेटा गलत है हम उसके बारे में बात करेंगे, उसको सही करेंगे, राइट। तो आप देखिए सिमेट्री डेटा का आप मतलब आपको ये दिखा देती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ये जो है। अब देखिए ये आपका बार ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल, और आपसे कह रहा है आपका जो है मीन, मीडियन, मोड है, यहाँ पे आगे मिलता है पीक पॉइंट पे। ये जो पीक पॉइंट है इसको ही आप ना बोलते हैं, आप इसको कुर्टोसिस बोलते हैं। अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपकी पीकनेस होती है ना, कर्व के ऊपर की पीकनेस सबसे, उसका कुर्टोसिस बोलते हैं। चलो इसको तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो जो आपका ये जो डेटा है, ये आप देख रहे हो, ये डेटा ना इक्वली जा रहा है, इक्वली बैलेंस है, यहाँ से गया फिर यहाँ पे फिर उतना यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड इक्वली बैलेंस डेटा। यानी कि इस केस में मीडियन, मीन और मोड जो आपका इक्वल होगा, कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। इसका कहने का ऑब्वियसली मतलब ये है, ठीक है। अब आप तो सिमेट्री डेटा आप याद रखना जिसमें मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है। अब स्क्वीनेस का बात करते हैं कि असिमेट्री डेटा को हम किस तरीके से कैलकुलेट या क्या करते हैं, उसको हम बात करते हैं स्क्वीनेस में। अब असिमेट्री डेटा आपके 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वीनेस, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव स्क्वीनेस क्या होता है, ये देखिए। पॉजिटिव स्क्वीनेस तब होता है जहां पे आप यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम पे अगर ध्यान देंगे, इसको हम राइट स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यानी कि राइट से स्टार्ट होता है, राइट से यहां से जाके तब वो नीचे। अभी मैं आपको पूरा का पूरा इसका पीक में समझाती हूँ। देखिए ये आप याद रखना कि ये 2 तरीके के असिमेट्री डेटा होते हैं स्क्वीनेस में, एक पॉजिटिव स्क्वीनेस, नेगेटिव स्क्वीनेस। और पॉजिटिव स्क्वीनेस में आप लोग इसको राइट स्क्वीनेस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और नेगेटिव स्क्वीनेस को आप लेफ्ट
स्क्वीनर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये दोनों आप याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव की। देखिए पॉजिटिव में क्या होता है कि आप इसे राइट स्क्वीनर डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आप ये समझें कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा होता है वो आपका मीन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा होता है मीन, यानी कि एवरेज, यानी कि जो टोटल सम है वो सबसे बड़ा होगा, देन आपका मीडियन होगा, देन आपका मोड होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। आप या तो इससे याद रख लीजिए x का मान, देन m, देन आपका z, ठीक है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, कोई भी आप तरीका ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं अगर आप लोगों को डायग्राम से समझाऊं कि क्या मतलब है इसका। देखिए ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, आपकी डेटा हो गया, ठीक है। जब कभी भी आपका डेटा राइट साइड से कर्व होगा, राइट साइड से वो नीचे की तरफ आएगा, ये आपकी पीकनेस हुई, ये आपका कुर्टोसिस हो गया, ये ऊपर पीकनेस पे, उसको छोड़िए, ये आपकी पीकनेस है नीचे गिरेगी, ये यहां से बढ़ेगी, ठीक है, यहां से आपकी बढ़ेगी राइट साइड की तरफ, सीधे आपकी जाएगी नॉट में, एंड देन वो आपका राइट की तरफ जब वो कर्व लेके नीचे गिरेगी, उसको हम राइट स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब वो राइट की तरफ, ऊपर से राइट की तरफ नीचे जाके मिल जाएगी, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्वीनेस, ठीक है। ये आप याद रखना। और ये आपका बेसिकली मेजरली आपका इनकम स्टेट में होता है, ठीक है। अब इनकम स्टेट में कैसे होता है, छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी साइड से दे रही हूँ। आपने कभी इनकम देखी होगी किसी किसी की, बहुत ज्यादा इनकम होती है, ठीक है। जब हम कभी भी, आप लोगों ने अगर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को चलो इक्वली देता है, आपने कभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में जब वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकम का, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जिसकी ज्यादा सैलरी उसको ऊपर रखना, देन उसके नीचे जिसकी कम सैलरी उसके नीचे, उसके नीचे जिसकी कम सैलरी उसको नीचे रखते जाना, यही होता है ना। तो इसमें यही कहता है कि सबसे ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो आपका पॉजिटिव स्क्वीनेस है, आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करता है। जब आपकी जो आपकी इनकम है जब वो बढ़ती है उसके बाद जब वो नीचे होते हैं तो वो नीचे चली जाती है, दिस इज कॉल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपके पॉजिटिव स्क्वीनेस में होती है। तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था, ठीक है, समझाने के लिए। तो और हाँ, जो सबसे ऊपर होता है, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा वेट, हाँ सॉरी, जब ये ऊपर जाएगी तो आपका मोड बनेगी, फिर मोड से नीचे आएगी, देन आपका मीडियन बनेगी, ये जो आपकी ये वाली है, ये आपकी पीक कर्व पे आपकी मोड होगी, देन आपकी उससे नीचे जब आएगी तो लेंथ की कर्व पे आपकी मीडियन होगी, और देन सबसे नीचे आते आते आपकी मीन हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पूरी खिचड़ी पका दी, वेट जस्ट लेट मी रिमूव दिस वन। आप ये ना नोट कर लीजिए, आई होप कि आप लोग ये नोट कर रहे होंगे, साथ साथ नोट कर लीजिए, इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइस। देखिए ये तो मैं आपको, आप लोगों ने आई होप इसे नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करते चलिए, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है, और आप लोगों को ना एग्जाम में डायरेक्टली कह देगा कि असिमेट्री जो भी है, असिमेट्री स्क्वीनेस में असिमेट्री डेटा का आप लोग पूरा चार्ट बनाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों बनाना है, इसका डायग्राम बनाना, इसका डायग्राम बनाना, ऐसे ही बनाना है, सेम ऐसा डायग्राम कुछ भी नहीं है इसके आगे। ये पॉजिटिव यहाँ पे लिख देना, पॉजिटिव स्क्वीनेस, देन फ्रीक्वेंसी, और इस तरीके से बनाना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसको आप राइट स्क्वीड, वो क्वेश्चन में दे देना राइट स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। अब इसी का उल्टा कर दो, सिंपल है। नेगेटिव स्क्वीनेस क्या होता है, ये देखिए, इसको हम लेफ्ट स्क्वीनेट भी बोलते हैं। लेफ्ट स्क्वीनेट क्यों बोलते हैं, यहां से ही चलता है, राइट साइड से चलता है और लेफ्ट साइड में आके नीचे गिर जाता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू से दिस वन इज लेफ्ट स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको नेगेटिव बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे पीक पे जो है, यहाँ पे गया आपका मोड हुआ, ऊपर जाते जाते सबसे पहले आपका मोड हुआ, और सॉरी मीन हुआ, देन मीडियन, देन मोड। यहाँ पे जो सिचुएशन होती है, दिस वन इज बी लाइक, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, यहीं पे सेम है, आपकी जो भी पिकनेस होगी उस पर एग्जाम में बोलेगा सेम ऐसे डायग्राम बना के आना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये वाला डेटा आपका यूज होता है ओल्ड एजेस में, कितनी डेथ रेट्स है, जब ओल्ड एज, सॉरी डेथ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ओल्ड एज में रिटायरमेंट होता है ना, उस केस में डेटा यूज होता है। तो किसी का रिटायरमेंट पहले हो जाता है, राइट, तो किसी का अर्ली एज में हो जाता है, देन आपका होते फिर आप लोगों का जो लास्ट एज है 60 to 70 एज में आपका रिटायरमेंट हो जाता है, तो वो यहाँ आता है, यानी कि धीरे धीरे होते देन आपका यहाँ पे रिटायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो छोटा सा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। तो ये तो हुआ आपका नेगेटिव स्क्वीनेस के लिए, ठीक है। मैं अभी इसके बाद जस्ट मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आऊंगी, उसमें एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, क्या है ये डेटा, अच्छे से उसकी पूरी डेफिनेशन गिवन है, तो वो भी हम एक बार बुक के थ्रू एक बार जस्ट थोरोली हम लोग उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फॉर्मूले के थ्रू, कि इसको कैसे फॉर्मूले के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे
फॉर्मूले पे तो हम इसे इवेल्युएट कर सकते हैं, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोटासिक मूवमेंट के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम उसके फॉर्मूले वगैरह देखते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली पूरा बुक से पढ़ते हैं। तो और ये आपका स्क्वीनेस मतलब इजी है, पर समझने की बात है कि आपको कहाँ इसमें समझने में प्रॉब्लम है, डेटा को एनालाइज करके एंड ऑल, तो वो हेल्प मैं करूंगी आपकी। बस आप लोगों का काम है पढ़िए इसको अच्छे से समझिए, और जो डाउट है वो कमेंट करके पूछिए और वीडियो को लाइक करिए। स्क्वीनेस को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, दिस इज एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर, राइट। तो देखिए एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा the voices it my voice is not coming to you, just keep pressure on that because बाहर बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी आई एम एबल टू स्पीक नाउ, आई गेस इट इज ओके। तो देखिए यहाँ पे कहता है इस स्क्वीनेस को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजर क्या और रिलेटिव मेजर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि एब्सोल्यूट मेजर जो है वो हमें हमारे सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि हमारे एवरेजेस के बेस पे हमारा स्क्वीनेस मेजर करता है, मीन मीडियन मोड इनके बेसिस पे। और आपका रिलेटिव मेजर ये भी हमें आप पढ़ेंगे, ये आपका सिमेट्री डेटा को इवैल्यूएट करता है, इसको अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये इजी है। एब्सोल्यूट मेजर आपके मेजर करता है सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज के बेस पे। यहाँ पे 3 तरीकों से आप एब्सोल्यूट मेजर को डिफाइन कर सकते हो, मीन मीडियन डिफरेंस के बेसिस पे, मीन मोड के डिफरेंस पे, मीन मीडियन के डिफरेंस पे एंड क्वार्टाइल बेस्ड स्वीटनेस, ठीक है। तो ये तो आपके 3 हो गए, इसके मैं आपको फॉर्मूले बताती हूँ। एग्जाम में ये थोड़ा कम आता है क्योंकि बहुत इजी है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में देगा कि मेजर करो कि मीन मीडियन डिफरेंस को एज बेस ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, तो आपको डायरेक्टली देगा, तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आना इम्पॉसिबल है, बट आपको ये ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, आप ये देख लीजिए, उसके बाद इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे और अभी इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन और मैं कर दूंगी। तो आज ही क्लास में एब्सोल्यूट मेजर को कंप्लीट करेंगे, तो रिलेटिव को भी आज ही खत्म कर लेंगे क्योंकि हमें स्क्वीनेस के बाद अभी मोमेंट्स भी करना है, पोटासिस भी करना है, ठीक है। अब मीन मीडियन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वीनेस, एस मतलब स्क्वीनेस आप पूरा लिख लीजिएगा, जेड बार, यानी कि आपका आपको पता होगा ये आपका मीन का साइन होता है, ये आपका मोड का साइन होता है। तो ये बहुत इजी है और इन दोनों का डिफरेंस बहुत सिंपल है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। मीन मीडियन के डिफरेंस में सिंपली स्क्वीनेस इज इक्वल्स टू ये मीन और ये आपका मीडियन दोनों का डिफरेंस। क्वार्टाइल बेस जब हम स्क्वीनेस निकालते हैं तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको गिवन होगा, तो स्क्वीनेस इज इक्वल्स टू Q1 और Q1 में आपको निकालना सिखाया था n+1/4 pH इसकी वाली टर्म, और Q3 मैंने आपको निकालना बताया था, वीडियोस में पहले जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और 2 मीडियन यानी आपको मीडियन बहुत नॉइस पोल्यूशन है, सो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा। इसलिए मैं माइक आपका डायरेक्टली बोल रही हूँ बिकॉज बाहर को ज्यादा ही लोग पता नहीं पता नहीं झगड़ा हो गया। तो मीडियन आपका जो भी आपको क्वेश्चन में मीडियन आपको डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आप डेटा अरेंज करके निकाल लेना, मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन कराते तो मीडियन आप लोग की मीडियन खुद से कर देंगे और सबको इसको ऐड करना, इसको लेस कर लेना, ऐसे नहीं स्क्वीनेस। देखिए अब आप देख सकते हैं, हम बात करते हैं रिलेटिव मेजर और स्क्वीनेस की। देखिए इसमें भी आपके 4 तरीके के आप कह सकते हैं कैलकुलेटेड मेजर्स हैं, ठीक है। अब पहले आप देखिए रिलेटिव मेजर और स्क्वीनेस क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्वीनेस में आपको बताती हूँ, हमने एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्वीनेस पढ़ा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्वीनेस, जिसमें हम एनालाइज करते हैं असिमेट्री डेटा में, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या कहता है, इसमें चार तरीकों से हम स्क्वीनेस को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन की पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। देखिए इसके अंदर मैं आपको पहले आपको फॉर्मूले बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द नोट्स, किस तरीके से आप इसको क्या होता है, इसका पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस क्या है सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ नोट्स। पहले आपने फॉर्मूले नोट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे चार्ट बना रखा है, ऐसे आप भी अपने नोटबुक्स में नोट करें। देखिए सबसे पहले है पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस में, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वीनेस का, स्क्वीनेस है ये S = 3 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, ये होप इसको मीन बोलते हैं, तो हम पढ़ के आ चुके हैं, और इसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 x बार माइनस मीडियन, ठीक है। यानी नेक्स्ट आपका सेकंड फॉर्मूला, सेकंड ये मोमेंट वाला है, जब आपने ये चैप्टर है आपका स्क्वीनेस मोमेंट्स एंड
कुर्टोसिस तो जो आपका मूवमेंट सब इसी पे बेस्ड है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे रख लीजिए। और ये फॉर्मूला आपका देख के आपको याद आ रहा होगा, वेरिएंस और उसका मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपको इसको देख के आई होप याद आ रहा होगा। तो इसको हम कब पढ़ेंगे, अभी आप इसको साइड में लिख के रख लीजिए, बस इसके लिए नहीं है। मोमेंट बेस्ड स्क्वीनेस आपका ऐसे लिख के रख लो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मोमेंट्स जब पढ़ेंगे ना तब इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम बॉकलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस की। इसका फॉर्मूला होता है स्क्वीनेस इक्वल्स टू Q1 यानी क्वार्टाइल 1, आपको पता है क्वार्टाइल 1 2 3 सब कैसे फाइंड आउट करते हैं। Q1 प्लस Q2 माइनस 2 मीडियन, m माने मीडियन सॉरी, अपॉन में Q3 माइनस Q1, ठीक है। और कैरिज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस होता है एज इक्वल्स टू परसेंटाइल में निकलता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना साइड में परसेंटाइल में, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या है, क्यों परसेंटाइल होता है वगैरह सब पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए एज इक्वल्स टू P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन लिखा है, 2 मीडियन अपॉन में P90 माइनस P10, ठीक है। तो ये तो आपके चारों के चारों फॉर्मूले हो गए। अब इस पे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में स्क्वीनेस क्या है। मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू और एक डेटा दे दिया कि हाँ आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे तो ये पढ़ो, सबसे पहले आप ये पढ़ो, उसके बाद हम इसको डिटेल में नोट्स के साथ चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो को यही खत्म करने के बाद मोमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीडियो में कुर्टोसिस पढ़ के खत्म करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। वो आपको स्टैट्स खींचनी है, एग्जाम पास हो चुके हैं, तो चलिए अपनी क्लास को विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो आप लोगों को देखिए मैंने वैसे मैंने आप लोगों के लिए पूरा स्क्वीनेस को बता दिया कि स्क्वीनेस क्या होता है, बट एक बार हम लोग नोट से भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्क्वीनेस है वो असिमेट्री डेटा को मेज़र करता है। जैसे कि हमने आपको दो तरीके बताए, पॉजिटिव तरीके से यानी कि राइट स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव तरीके से कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कहता है कि स्क्वीनेस जो है वो हाईलाइट करता है प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं आउटलाइनर। जो आउटलाइनर्स होती है ना, ये वाली कर्व्स की आउटलाइनर्स को, ये प्रेजेंस को हाईलाइट करता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव स्क्वीनेस होता है और एक होता है नेगेटिव स्क्वीनेस। इसका मैंने आपको ये देखिए चार्ट वगैरह सब बनवा दिया, तो आप पहले पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। ये डायरेक्टली जंप आउट मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपसे कह रहा है पॉजिटिव स्क्वीनेस और नेगेटिव स्क्वीनेस। पॉजिटिव को हम राइट स्क्वीनेस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये जो है ये इधर से यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होके आप ये कह सकते हैं राइट की तरफ जाती है, इस वजह से इसको हम राइट स्क्वीड बोलते हैं। इस तरीके से नीचे जाते हैं तो राइट की तरफ जाती है, और नेगेटिव वाली लेफ़्ट की तरफ आती है, इसको हम लेफ़्ट स्क्वीडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके अंदर आपको बताया था, इसके अंदर आपका जो मीन होता है, मीन बड़ा होता है मीडियन से और मोड से भी। तो ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे लिख भी रखा है बुक के अंदर, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव के अंदर मैंने आपको बताया कि मीन बड़ा होता है, देन मीडियन होता है, देन आपका मोड होता है। इसमें कहता है कि ये जो डेटा है वो छोटे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास, और इसका जो मैंने आपको ग्राफ जो बनाया था ब्लैक बोर्ड पे वो वही सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव स्क्वीनेस की। आप इसे खुद से रीड करेंगे ना, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। वैसे मैंने आपको सब कुछ इसके अंदर बता दिया है कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, कुछ ऐसा पढ़ने जैसा नहीं है। नेगेटिव स्क्वीनेस हमेशा लार्ज वैल्यूज़ की जो डेटा होता है उनके लिए ईजी होता है। और यहाँ पे आपको मैंने रिटायरमेंट वाला दिया था ना एग्जांपल, वही सेम है आपकी बुक का ही है, हाँ ठीक है। ये इसका आप देख सकते हो, ये इसका वो है, वेट, इसका ग्राफ है ये, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट की तरफ जाता है, ठीक है, मतलब लेफ़्ट से ये देन यहाँ पे स्क्वीड होता है, इस वजह से इसको हम लेफ़्ट स्क्वीडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया डेटा। और जीरो स्क्वीनेस मैंने आपको बताया था, ये सिमेट्री डेटा होता है, इसके अंदर मीन मीडियन मोड जो है वो इक्वल होता है। इसका जो वो होता है ग्राफ वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी मिल जाए, ठीक है, आपको लिखना है तो असिमेट्री सिमेट्री डेटा, आई होप आप समझ गए होंगे। स्क्वीनेस का होता है आप समझ गए होंगे। ये जो आपका सिमेट्री डेटा होता है इसके अंदर कोई भी डेविएशन, कोई भी चेंजेस नहीं होता। ऑब्वियसली जब तीनों इक्वल होते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होता, यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं होता। कोरिलेशन अभी आप आगे पढ़ेंगे उसमें भी ये आएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपसे बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है स्क्वीनेस की, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एज अ थ्योरी में कभी कभी, वैसे तो नहीं आता, न्यूमेरिकल से आता है, बट थ्योरी में कभी कभी आ जाता है 5 to 6 मार्क्स के अंदर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे डेटा की शेप्स को समझ सकते हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से डेटा लेफ़्ट की तरफ जाता है, किस तरीके से राइट की तरफ जाता है, किस तरीके से वो इक्वली जाता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, डेटा शेप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट लेफ़्ट और रिमेन रहता है सिमेट्री पे। आउटलाइनर्स
डिटेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई स्क्वीनेस जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आपको बताता है। तो आउटलाइनर से आपकी बताती है वो कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्टैटिकल्स मॉडल को चूज़ कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े चीज़ों में स्टैट्स को लगाकर टेक्निक्स ढूंढते हैं, जैसे कि टी टेस्ट से, एनोवा से, इस तरीके की टेक्निक्स को वो फाइंड करते हैं, तब वो यहाँ पे अच्छे से स्टैटिकल मॉडल्स को चूज़ कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटर डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है जब आप सारी चीज़ों को, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करोगे, सब कुछ करोगे, तो यहाँ पे आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी होती है। और सेंट्रल टेंडेंसी के मैट्रिक्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल टेंडेंसी जो एवरेजेस वगैरह होते हैं उन्हीं के बेस पे बनाया जाता है, और आपका ये जो है वो रिलायबिलिटी पे और ग्रेटर एफिशिएंसी देता है आपको, यानी कि ज़्यादा ये आपको रियलिटी बताता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी पे बेस्ड होता है, आप ये समझ सकते हो। अब देखिए हम इनके यूजेस देख लेते हैं कि स्क्वीनर्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। सबसे पहला इसका यूज़ होता है फाइनेंस के अंदर। फाइनेंस के अंदर किस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारी जो कंपनी के एसेट्स होती है हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसका कितना रिटर्न आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से उसको जानने के लिए किस तरीके से सही तरीके का हम फिर यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से ग्राफ में हम इसको रिप्रेजेंट करके कितना रिटर्न हमें ROI मिलेगा। तो उसमें हम फाइनेंस में यूज़ करते हैं स्क्वीनर्स को। हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर में यानी कि जब ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, यानी कि इरेगुलर आपकी रिकवरी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो उसका एक हम पैटर्न बनाते हैं, उस तरीके से उसके कितने ट्रीटमेंट का आउटकम्स आता है। तो स्टैट्स में इसका भी यूज़ होता है। जब बच्चे MBBS वगैरह करते हैं उन्हें पता है कि स्टैट्स का भी यूज़ होता है उसके अंदर। सोशल साइंसेज में यूज़ करता है। सोशल साइंसेज मतलब जो सोशली हम देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। इनकम और वेल्थ का आपको पता होगा कि रिलेशन होता है, तो सोशल साइंस में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन में तो यूज़ होता है, ये कितना में प्रोडक्शन बनाना है कि आपका डिफेक्ट माल अलग हो जाए और जो आपका इफेक्टिव है वो अलग हो जाए। एनवायरनमेंट में यूज़ होता है। एनवायरनमेंट में जब रेनफॉल प्रिडिक्ट कर रहे हो तो आपको पता है, तो वो स्टैट्स के थ्रू ही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्क्यूनेस चलता है। बिजनेस में तो होता है इन्वेंट्री के डिसीजंस में, कस्टमर के बिहेवियर में, तो यहाँ पे भी स्क्यूनेस का यूज़ होता है। एजुकेशन के अंदर होता है, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट में भी होता है, जब आप रिस्क को मैनेज कर रहे होता है। अभी आपके पास एक बुक भी आएगी, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, अगर मेरे को जितना नॉलेज है, तो एक बुक भी आती है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको पता लगता है कि इसका स्क्यूनेस में क्या यूज़ है। उसमें यूज़ होता है क्या फाइनेंशियल ऑपरेशनल जो रिस्क होते हैं ना, उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं थ्रू द ग्राफ ऑफ स्क्वीनेस, ठीक है। तो ये तो कुछ एप्लीकेशन से यानी कि यूजेस हो गए। आपको क्वेश्चन में पूछे यूजेस या एप्लीकेशन बताओ स्क्वीनेस के, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। अब आपसे कहता है कि मेज़र करने के, मैंने आपको बताया 2 तरीके होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेज़र। मैंने आपको उसके फॉर्मूले भी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो सबसे पहला एब्सोल्यूट मेज़र मैंने आपको बताया। एब्सोल्यूट मेज़र वो मेज़र होता है जहाँ पे आप एब्सोल्यूटली बताते हो कि येस हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट डाटा इन करेंट। यहाँ पे मैंने आपको मीन मीडियन मोड के बिहाफ पे ये डेटा जो है वो एनालाइज किया जाता है, ठीक है। वेट, ओके। अब देखिए सबसे पहला आपके पास आता है मीन मीडियन का डिफरेंस। तो मीन मीडियन का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि मीन माइनस मोड करोगे तो मीन मोड का डिफरेंस आ जाता है। तो वो सबसे पहला तरीका है आपका एब्सोल्यूट मेज़र को मतलब कंप्यूट करने का। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको डायरेक्टली आपको मीन निकालना है, देन आपको मोड निकालना है। तो मीन मोड निकालने के बाद आप लोग डायरेक्टली बना सकते हो, दोनों को लेस कर दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 4 2 बार आ रखा है, तो यानी 4 मोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ है। और आपके पास इन सब का टोटल कर दो और अपॉन में 7 नंबर है तो कर दोगे तो आपके पास मोड आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो इन दोनों को लेस कर दोगे, ओके। अब इसमें कहते हैं कि हाँ एक चीज़ और बता देता है कि स्क्वीनेस इज पॉजिटिव। आपसे कहते हैं स्क्वीनेस जो है वो पॉजिटिव। हाँ मैंने आपको ये वाला बताया था, वेट, हाँ ठीक है। देखो स्क्वीनेस कहते हैं जब स्क्वीनेस पॉजिटिव आता है ना, उसका मतलब होता है स्क्वीनेस राइट में जा रहा है और राइट डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर स्क्वीनेस पॉजिटिव में आता है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, ठीक है। अब आपके पास आता है नेक्स्ट, और अगर माइनस में भी हम वो भी पढ़ेंगे, माइनस में आएगा तो वो लेफ्ट स्क्वीनेस में जाएगा, और अगर वो 0 आ गया अगर, तो फिर वो कुछ भी नहीं है, मीन मीडियन इक्वल होंगे, ठीक है। अब आपसे कहता है मीन मीडियन डिफरेंस तो वही होगा, इसके अंदर आपको मीडियन निकालना होगा, देन आपको डिफरेंस निकाल के आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको मीन और मीडियन निकालना है, तो मीन निकालने का तरीका वही होता है, और मीडियन आपको पता है। इसके अंदर तो डायरेक्टली आपको मिडल वैल्यू मिल गई 14 इंडिविजुअल सीरीज़ में, ठीक है। बट अगर इवन होता तो आपको दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता नंबर 26 फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास 6 नंबर हो जाता, वो इवन हो जाता। तो इवन के केस में आपको 2 हटा के इन दोनों को ऐड करके अपॉन में इसका 2 एवरेज निकाल के देन आप वहाँ पे निकाल लेते मीडियन, ठीक है। तो ये तो आपके पास मीडियन निकाल के आप लोग इसको निकालो। वैसे एग्जाम में तो इतना इजी नहीं आएगा,
अब यहाँ पे भी आपकी क्या है, पॉजिटिव है, तो वो लॉन्गर ही जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी राइट डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, ठीक है। अब क्वार्टाइल बेस्ड स्क्वीनेस मैंने आपको बताया था थर्ड पार्ट पे, तो क्वार्टाइल बेस्ड स्क्वीनेस मैंने आपको बताया था Q1 Q3 फाइंड करना होता है, मीडियन फाइंड करना होता है। Q1 Q3 हम ऑलरेडी इतने वीडियोस में से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि Q1 और Q3 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपको लास्ट वीडियोज़ आपको मेरी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपसे फिर और मीडियन आपको निकालना आता ही है। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखो गिवन है कि किस तरीके से हम ये निकालते हैं, तो ये एक बार आप लोग पीछे वीडियोस में जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं, ठीक है। और मीडियन आपको आता ही है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है। एडवांटेज वगैरह से एग्जामिन, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब ये 0 आ जाता है आपका, तो वो आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। अगर 3 से प्लस में आता है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर वो माइनस में आता है तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और 0 आता है तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब आपसे एडवांटेज पूछ रहा है और डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है एब्सोलूट मेजर के। तो देखिए ये मैंने आपको बताया ईजी होता है कैलकुलेट करने में, ठीक है, क्योंकि आपको सारे ही वैल्यूज़ गिवन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कैलकुलेट करना होता है, क्लियर इनसाइट्स होती है। एब्सोलूट से नाम से आप समझ सकते हो कि क्लियरली आपको पता होता है कि क्या है मम्मी यार। देखिए नेक्स्ट आपसे कहता है क्लियर इनसाइट्स होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप एब्सोलूट नेम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली चीज़ों को कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है इसके अंदर, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देता हो, असिमेट्रिक डेटा को आपको यहाँ पे एब्सोलूटली ही निकालना होता है, कोई भी इसके अंदर मिसमैचेस नहीं होती हैं, ठीक है। ये क्लियर इनसाइट देता है एब्सोलूट मेजर, ठीक है। वाइड एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि जो इसके यूजेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर डेटा प्रोवाइड करता है, तो इसके यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आपसे कहता है कि एब्सोलूट मेजर के कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, तो यहाँ पे इसमें कहता है सेंसिटिविटी टू स्केल्स। इसका मतलब है जो एब्सोलूट मेजर है ना वो इनकॉर्पोरेट डेटा, जैसे मैं आपको बताइए कॉर्पोरेट डेटा के लिए ही यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन होते हैं डेटा, पर इनकॉर्पोरेट डेटा जो होती हैं उनके लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। मोड लिमिटेशंस है, यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं कुछ कुछ, जैसे जो मीन मोड डिफरेंस अभी हम ऊपर करके आए, वहाँ पे जो डेटा है वो कॉन्टीन्यूअस और मल्टी उसके लिए नहीं होता है। वेट, जो आपका मोड लिमिटेशन होता है ना, यानी कि यहाँ पे जो आपका मीन मोड डिफरेंस होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ पे ही चल सकता है, ठीक है। कि उस केस में आपको F1 ये सब निकालना होता है, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक आपको पता होना चाहिए कि वो मोड लिमिटेशंस होती है इसके अंदर, वो सिर्फ मीडियन डिफरेंसेस तक ही वो उसके अंदर वो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ पे नहीं चल सकता, मल्टी डोमिनल पे नहीं चल सकता, ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्टेड कंपैरेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे कंपेयर करने में हमें दो डेटास को कंपेयर, हाँ ये तो है इसके अंदर स्क्वीनेस के अंदर आपको कंपैरिजन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी स्केल्स पे, और चाहे वो एब्सोलूट मेजर में चाहे वो रिलेटिव मेजर में, ठीक है। अब आपके पास आता है कि रिलेटिव मेजर्स क्या है स्क्वीनेस का, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि रिलेटिव मेजर वो मेजर होता है जहाँ पे हम एक रिलेबिलिटी बताते हैं कि रिलेटेबल है इतना, जो ये रिलेटिव डेटा ऑफ स्क्वीनेस आर क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग कंपेयरिंग इन असिमेट्रिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डेटाबेस विद वेरिंग स्केल्स और यूनिट्स को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको रिलेटिव डेटा मिलता है और उसके एब्सोलूट के अंदर आपको एब्सोलूटली डेटा गिवन होता है। ये भी 4 तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। अब पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखेंगे, इसके अंदर हम मीन मोड को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। मीन मोड यानी मीन मोड का हम डिफरेंस लेते हैं और हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशंस के साथ, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा है उसके साथ हम इसे कंपेयर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो उल्टा 6 है मैंने आपको बताया था, ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का मार्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने मीन और मोड निकालना है, सबसे पहले आपको पता होगा, तो सबसे पहले मीन निकाल लेंगे, पाँचों को ऐड करके अपॉन में 5 कर देंगे, मीन आ गया, और मोड जो है वो आपका 6 होने वाला है बिकॉज ऑफ 2 बार ये रिपीटेड है, ठीक है। अगर ये 2 बार रिपीटेड नहीं होता तो क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है जैसे कि 10, वो आप यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। आपके पास मीन मोड दोनों आ गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आप लोगों को फाइंड क्या करना है, आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन का आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब x में से x बार लेस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास मीन आ गया, उसमें से आप x को लेस करते जाओगे, जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया है। तो आप पहले उसे देख के आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा। x में से मतलब आप मीन में से x को लेस करते जाओगे तो आपके पास आ जाएगा। फिर आप उसे प्लस का बनाओगे, उसका स्क्वायर करोगे, ओवरऑल उसका स्क्वायर का टोटल करोगे, देन उसके बाद आप लोग उसको n से डिवाइड करोगे, उसके बाद आपके पास उसका रूट अंडर, ये तो आपके पास वेरिएंस आ गया, अब वेरिएंस का अंडर रूट कर दोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। और वेरिएंस का साइन ये होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन सिंपल होता है, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप स्क्वीनेस फाइंड कर सकते हो। अब हाँ, मैंने आपको बताया कि अगर स्क्वीनेस नेगेटिव में आ जाता है इट वुड बी द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आता है मोमेंट बेस्ड स्क्वीनेस, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसे मोमेंट में बताऊंगी कि मोमेंट्स, क्योंकि ये मोमेंट का ही है चैप्टर में बेसिकली, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। मोमेंट बेस्ड स्क्वीनेस, देखो मोमेंट मैंने आपको बताया था कि मोमेंट जो होता है वो एक थर्ड स्केल पार्टी है, यानी कि ये हर एक चीज़, जितने भी स्प्रेड डेटा होते हैं उनको ये कनेक्ट करते हैं, उनको हाईलाइट करती है, उनको ये फाइंड आउट करते हैं जितने भी असिमेट्री डेटा रिलेटिव होते हैं, स्प्रेड ऑफ डेटाज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी मोमेंट्स से पढ़ेंगे ना, तो इसको हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर आपको म्यू वगैरह फाइंड करना होता है। म्यू तो मैंने आपको बताया कि म्यू, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मोमेंट को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मोमेंट बेस्ड स्क्वीनेस आपका ये रिलेटिव मेजर का पार्ट होता है, जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर ये देखो यहाँ पे ना मोमेंट्स, जो हमने मोमेंट्स के अंदर, अभी ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, राइट, और मोमेंट्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको म्यू वगैरह, वैसे मैंने आपको म्यू वगैरह बता दिया किस तरीके से फाइंड करना होता है। स्टिल मैं आप लोगों को मोमेंट्स के अंदर, ये आपका मोमेंट्स वाला ही फॉर्मूला है जिसमें आपको वेरिएंस में अपॉन में क्यूब रखना होता है, ऊपर अपॉन में क्यूब रखना होता है। तो ये आप मोमेंट्स वाले इसके नेक्स्ट पार्ट में उसे भी पढ़ोगे आप, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में जब हम मोमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि सेम होता है, और एक्स यानी कि आपका इंडिविजुअल सीरीज, और म्यू आपको पता है किस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, मीन ऑफ अपॉन में आप लोगों को उसका क्यूब रखना है ऊपर, और नीचे भी आपको स्टैंडर्ड, आपको वेरिएंस का क्यूब रखना है, सिंपल स्टैंडर्ड वेरिएशन आपको पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का, चलो ठीक है, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन में आपसे कह रही है, आपके पास डेटा है, आपको कह रहा है इसका आप लोग वो निकालो, मोमेंट से म्यू वगैरह निकालो। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन है, आपका मोमेंट बेस्ड आपको स्क्वीनेस निकालना है इसके अंदर, तो आप लोग इसका सबसे पहले मीन निकाल लोगे, तो ये आपका म्यू आ गया इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। और आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि इसका ये मतलब इसका सबसे, ये आपका ये हो गया। अब इसको आपको सबसे पहले वेरिएंस निकालना होगा, तो वेरिएंस करने के लिए आप क्या करोगे, वेरिएंस के लिए आप एक्स में से माइनस करते जाओगे, तो ये आप खुद करोगे, एक्स में से एक्स बार को लेस करोगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, देन आपके पास आ जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस के बाद आप लोग आओगे थर्ड मोमेंट पे। ठीक है, ये सब आप निकाल लोगे, क्यूब निकाल के, क्यूब करके, उसके बाद आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा, देन आप लोगों के पास ही मिल जाएगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने वीडियोस देख रखी हैं, ऊपर की स्क्वीनेस देख रखा है, अगर आपने मोमेंट्स कुर्टोसिस देख लोगे, तो ये अभी आप मत करना, मेरी सलाह मानो तो सबसे पहले आप कुर्टोसिस देख लेना, उसके बाद आप लोग मोमेंट्स पे जाओगे तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। ये क्या कहता था, बोलेस ने कहा था कि जो कोफिशिएंट होता है ना, वो इवैल्यूएट करता है क्वार्टाइल्स में। क्वार्टाइल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1/4 होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ऑलरेडी हम ये बात पढ़ चुके हैं, जो कि आपको अच्छे से वो बता दें कि ये जो बोलेस अपने लिए कहता था कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है ना, हम इसे एक क्वार्टाइल्स के अंदर अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम अच्छे से यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने आपको जैसे कि बता दिया, Q1 + Q2। Q1 Q2 आपको निकालना आता है, जिसको नहीं आता है पहले वो जा करके मेरी वीडियोज़ देखो जो हम लोगों ने डिस्पर्जन में करी हैं। डिस्पर्जन मैंने आपको क्वार्टाइल अच्छे से निकालना सिखाया है। ठीक है, जिसने नहीं देखी है वो जाके पहले उसे देखो, अदरवाइज़ आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे कहता है कि Q1 Q2 निकालो, उसके बाद 2 मीडियन आपको पता है निकालते कैसे हैं, और डेटाज में इस तरीके से निकालते हैं। और जो जिसने मीडियन जिससे नहीं निकालना था, सबसे पहले तो वो फर्स्ट वीडियो जाके देखो जो हमने करी थी अरिथमेटिक, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊंगी तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, जिस बच्चे को आता है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। इवन आप लोगों को सबसे पहले टाइप्स में वीडियो देखनी चाहिए ना, कि हाँ सबसे पहला वीडियो देन सेकंड, इसलिए मैंने डे वाइज बना रखा है कि आप डायरेक्टली डे वाइज वीडियो देखो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा, डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करके देन आप यहाँ पे इसे कंसीडर कर दोगे। आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क एक तरीके से आप समझ सकते हो, इसे आपको खुद से करना है। ठीक है, फिर आपसे कहता है कैलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। ये जो कहता था, ये देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके साथ भी थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के साथ भी बताना चाहूँगी कि परसेंटाइल, क्योंकि आपके लिए न्यू है। देखो जो चीज़ न्यू है मैं आप लोगों को उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट जो चीज़ें पुरानी है उसको एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए मैं परसेंटाइल का थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि परसेंटाइल क्या होता है। क्योंकि अब देखो कैलीज ने कहा था कि अगर आप लोग स्क्वीनेस को परसेंटाइल में कैलकुलेट करते हैं, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल देन दैट कि अगर आप उस चीज़ को मीन के ऊपर कैलकुलेट करें, मीडियन के ऊपर। तो उसने एक फॉर्मूला दिया था परसेंटाइल के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया था कि परसेंटाइल या वो किस तरीके से निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बट ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि अगर कह दे कि परसेंटाइल का स्क्वीनेस निकालो या फिर कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस जो उसने कहा था वैसे निकालो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मूला लिख लीजिए P90 + P10 - 2 मीडियन, P90 - P10। ठीक है, तो 2 मीडियन तो आपको निकालना आता ही है। ठीक है, तो चलिए आज एक बात कर लेते हैं परसेंटाइल के ऊपर। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका
ये लोग आप खुद से करेंगे, खुद से घर से करके लाएंगे ये क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा जब हम लोग कर लेंगे क्या, हम लोग सबको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो परसेंटाइल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैलिस का कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में देखो क्या करना होता है आप लोगों को, आपके पास है सीरीज दे रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको स्क्वीनेस का फॉर्मूला जो आपने अभी बुक में से देखा, और आपके पास देखो इन सीरीज में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, एन आपका 7 हो गया। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है परसेंटाइल निकालने का, ठीक है। ये हर फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बताया था कि एक आपका वो होता है जो जैसे कि अगर आपको P10 निकालने को बोला है तो कि आपका 10 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 10 रखेंगे, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक फॉर्मूला है। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंटाइल का, ये आप देखो इसके अंदर आपसे कहता है कि के यानी कि यहाँ पे आप जो भी आपको परसेंटाइल निकालने की वो रखेंगे, एन यानी कि जो भी आपका ये सीरीज है एन वो रखेंगे, और +1 अपॉन में 100 ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, हमें P90 और P10 चाहिए, तो P90 निकालते हैं सबसे पहले। P90 के लिए आप के की जगह 90 रखेंगे, एन आपका 7 है, 7 + 1 अपॉन में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 7.20 पोजीशन आपको देखना है। अब 7.20 पोजीशन देखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको किस तरीके से देखना होता है कि यहाँ पे आपको 7th अलग करना है, उसके साथ आपको ये जो 0.2 है वो अलग करना है। अब 7th पोजीशन पे जाने के लिए मैं लास्ट पोजीशन आपकी 7th ही है, तो ये आपका 50 आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 8th पोजीशन होती तो हम क्या करते, पहले 7th पोजीशन 50 और प्लस यहाँ पे 8th और 7 का क्या करते, एवरेज निकाल लेते, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। आपको पता होगा, ये आपको मैंने मीडियन में भी बताया था और आप लोगों को मैंने क्वार्टाइल और उसमें भी बताया था। बट यहाँ पे क्या है, लास्ट सीरीज ही 50 है, तो अगर 50 है तो हम एक इसका एवरेज मान के चलेंगे कि आपकी P90 जो है वो 50 है, ठीक है। अगर ये 8 तक होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 64 होता, तो हम क्या करते कि इन दोनों का एवरेज निकालते, ठीक है, क्योंकि 0.8 है तो यानी कि इसका इन दोनों 0.2 है सॉरी, तो इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इसे ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं है तो हम इससे लास्ट सीरीज आपकी मान के चलेंगे, लास्ट वाली आपकी 50 है। अब P10 निकालना आप लोगों को, तो 10 आप के की जगह 10 रख देंगे, प्लस 7 सीरीज आपकी 7 प्लस अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा। अब 0.8 को किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे 1 आपने अलग कर लिया, 0.8 आपने अलग कर लिया, उस केस में आप लोगों को 5 - 1 क्योंकि 0.8 है, 0.8 यानी कि अगर आप देखोगे सबसे पहले हमने 1 अलग कर लिया, ठीक है, 1 को अलग कर लिया, और 5 - 1 यानी कि 5 दूसरी सीरीज में से हम पहले माइनस करते हैं, आपको पता है 5 - 1 किया तो आपके पास आ चुका है ये। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस वुड बी 4.2, मतलब 4 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा, और 8 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, ठीक है। 4 में से 0.8 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर दोगे तो आपका 3.2 आएगा, इसको आप लेस करोगे, दिस वुड बी P10 आपका हो जाएगा। और मीडियन आपको पता ही है, 3 यहाँ से गया, 3 यहाँ से गया, दिस वुड बी P10, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली रखोगे तो आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी इस फुल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा परसेंटाइल क्या है, और नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो। और डिस्क्रीट सीरीज में, उस सीरीज में भी आपके लिए सेम ही होगा, कोई चेंजेस ऐसे नहीं है। आप वहां पे फ्रीक्वेंसी पे सब लगाओगे, ठीक है। आपको ये जो एन वगैरह है, एन वगैरह तो आपको एन पता ही क्या होता है वहां पे, और जो भी आपको निकालना होगा फ्रीक्वेंसी पे लगा लोगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, अंडरस्टैंडेबल होगी। तो चलिए इसके कुछ प्रॉज और कॉन्स देख लेते हैं कि नेटिव मेजर की क्या लिमिटेशंस है और क्या एडवांटेजेस है, उसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप लोगों ने परसेंटाइल निकालना सीख लिया, ठीक है। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि परसेंटाइल किस तरीके से निकालते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है, तो ये दिस इज होमवर्क फॉर यू, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें कहता है कि एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए सबसे पहले एडवांटेजेस में बात करें तो मैंने आपको बताया ये जो है वो कंपेयर करता है 2 डेटाबेसेस को, ठीक है, जो कि मतलब क्या होता है अलग अलग स्केल, यानी कि अगर वो परसेंटेज में हो या फिर वो रेशियोज़ में हो, वो हर रिलेटिव मेजर्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके के मतलब जो अलग अलग तरीके के होते हैं अनअवेलेबल डेटा, उसको भी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वर्सेटिलिटी होती है, यानी कि ये जो डिफरेंट डेटास को, जैसे कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डिनरी डेटाबेस है, इन लोगों को अडेप्ट करने में अच्छा है, ठीक है। और एक्यूरेसी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होता है। अब इसके लिमिटेशंस देखो, इसमें क्या कहता है, लिमिटेशन से कहता है कि ये रिलायबल ऑन क्वार्टाइल्स, ये कहता है कि जो बॉलिस कोफिशिएंट है ना, ये डिपेंड करता है क्वार्टाइल एस्टिमेशंस पे, विच कैन बी चैलेंजिंग। देखो क्वार्टाइल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होता है, इसके अंदर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं, और जस्ट बिकॉज देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा, अगर मैं क्वार्टाइल्स के पास लेकर जाऊँ तो देखो हमने क्या सीखा है कि हम क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 निकालने में हम थोड़े से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम
क्रिएट हो जाती है। वाई? क्योंकि इवन नंबर होता है, आपको पता होना चाहिए बात, क्योंकि ये इवन डेटा होता है और इवन डेटा निकालने में हमें हमेशा ही प्रॉब्लम, जब आपने देखा होगा जब मीन होता है, मीन हमें कैलकुलेट करते वक्त जब हम इवन नंबर्स के साथ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें डबल बारी वो लगाना होता है। जो बच्चा मीन नहीं देखा है पहले जाकर वो मीन देखो तब आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये वही कहता है कि जो क्वार्टाइल निकालने में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, नेक्स्ट आपसे कहता है कंप्यूटेशनल डेटा, यानी कि जो रिलेटिव मेजर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ऑफ एब्सोल्यूट स्क्वायरनेस मेज़र में, कि जो आपका एब्सोल्यूट स्क्वायरनेस मेज़र आपने देखा था वहाँ पे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट आपको रिलेटिव मेजर्स में जिस तरीके से 4 तरीके के आपके लोगों ने डेफिनेशन दिया और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कहीं ना कहीं करता है। तो ये आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं रिलेटिव मेजर्स की, आपको सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करनी है, वैसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, यू डोंट वरी। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, या आप स्क्वीनस आज खत्म कर दिए, कल की क्लास में फिर हम मोमेंट्स पे बात करेंगे, सॉरी कुर्टोसिस पे, देन हम मोमेंट्स पे करेंगे, क्योंकि जो मोमेंट्स है आपका वो इन दोनों चैप्टर्स पे बेस्ड है। तो ये तीनों दिन आप लोग लग जाओ, तीनों टॉपिक्स खत्म करो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कोरिलेशन पे, देन रिग्रेशन पे, उसके बाद फिर और अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो हम बिजनेस स्टार्ट 20 डेज में खत्म करेंगे, जो आपकी सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एग्जाम में नहीं आए तो गारंटी मेरी है। तो चलिए अब आज की क्लास खत्म करते हुए नेक्स्ट क्लास में कुर्टोसिस में मिलते हैं। तो पहले आज की क्लास इसे अच्छे से समझ के खत्म करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।